नमस्कार मेरे जेनजी जनरेशन के लेजी दोस्तों। सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए। इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। हम वही जनरेशन है जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, सपने हैं लेकिन सिस्टम नहीं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी का संविधान। यहाँ जुमले नहीं सीधे वादे लिखे गए हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा, संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। चौथा वादा, मीडिया सवाल पूछेगा, सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं करेगा। पांचवा वादा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं लेकिन याद रखो, कॉकरोच कभी हार नहीं मानता। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। हम छोटी जाति नहीं, मेहनती प्रजाति हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। सर जय हिंद। क्रोड़ी सिंह जी जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल देश में काफी ज्यादा हलचल है। कॉकरोच जनता पार्टी आ चुकी है और वीडियो इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं उनके कि पूछिए मत। इसके साथ ही मतलब जो फैन फॉलोइंग होती है वो लगातार बढ़ रही है और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो मिलियंस में एकदम से बड़े हैं। कई तरह की विचार लोगों के आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी, ये कॉन्स्पिरेंसी है, देश के खिलाफ अमेरिका में रहकर साजिश रची जा रही है। लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि ये एक फ्रस्ट्रेशन है देश के यूथ के अंदर। अगर 20 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोग अगर एक साथ जुट रहे हैं कहीं पर, तो इसका मतलब ये एक फ्रस्ट्रेशन है। एक तीसरी थ्योरी दी जा रही है कि ये पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं और वो हैं। तो हम क्या देखें, हमें पता है कि इनका पेज जो है इसको बैन कर दिया गया और चंद घंटों के अंदर अंदर उसको लेकर भी हमें आश्चर्य हुआ कि आखिरकार इतना डर क्यों एक पेज का। लेकिन फिर मुझे लगा मैं आपके साथ साथ बातचीत करूं और समझूं क्या ये फ्रस्ट्रेशन है, क्या ये मोदी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की एक कोशिश है या कुछ हटकर आप देख रहे हैं। देखिए राजेश जी, आपने बहुत सी बातें कही हैं। तो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दांव पे चलते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी होते रहते हैं। लेकिन ये एक स्पेशल फिनोमेना इंडियन पॉलिटिक्स में है, क्योंकि हफ्ते भर पहले तक हमने किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह की घटना होगी। तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पे नहीं जाके ये क्यों हुआ और क्यों हो रहा है, ये सवाल है। और इस सवाल को समझने के लिए हमें दो रास्ते देखने होंगे। एक तो ये है कि भारत की राजनीति का ऐतिहासिक दृष्टि से पैटर्न क्या रहा है। दूसरा यह है कि अभी जो हमारे सराउंडिंग में जिस तरह का हम जेएनजी की कहते हैं, बांग्लादेश, नेपाल है, श्रीलंका है, ये जो कुछ हुआ है उस वो क्या है, उससे हम क्या किस तरह समझ सकते हैं इसको। तो एक कंटेम्प्रेरी हो गया, एक हिस्टोरिकल हो गया। हिस्टोरिकली देखें तो भारत की राजनीति में लगभग 20-22 साल के बाद एक आधारभूत परिवर्तन होता रहा है। ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। देखिए, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत की लोकसभा में 2 लोकसभाओं में एक भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तीसरी में कई नो कॉन्फिडेंस मोशन आए और फिर 60 के दशक के अंत तक बहुत से आधे से ज्यादा राज्यों में अपोजिशन की सरकार बन गई थी कांग्रेस के अगेंस्ट में, और उससे कांग्रेस टूट भी गई थी। तो वो मेजर ब्रेक थ्रू था इंडियन पॉलिटिक्स में। अच्छा या बुरा वो एक अलग बात है, आइडियोलॉजी कैसी थी हम उसमें नहीं जाएंगे, वो बहुत लंबा हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो ब्रेक थ्रू आया वो इकोनॉमिक क्राइसिस से आया। वो आया 90 के आसपास, जब भारत में बहुत बड़ा संकट आ गया, लिबरलाइजेशन, एलपीजी की पॉलिसी आई, वो चलता रहा, वो भी लगभग 20 साल के करीब चला। फिर 2014 में मेजर ब्रेक थ्रू आया। तो वो पहले वालों में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 2014 वाला कैसे आया, मैं इकोनॉमिक टाइम्स का रेगुलर रीडर रहा हूं। अब नहीं, पहले
और 2001-2 के आसपास इकोनॉमिक टाइम्स के ब्रांड इक्विटी एक वेंसडे का स्पेशल सेक्शन होता है। उन्होंने बॉम्बे में ओबेरॉय रूफ टॉप पे एक कॉन्फ्रेंस किया इंडिया की सिचुएशन को लेकर, और उसका जो क्रक्स था वो ये था कि इंडिया में 2015 तक टाइम बॉम्ब इन ऑफिंग है। वो यूथ है, यूथ की डिसकंटेंट इतनी बढ़ रही है कि वो एक टाइम बॉम्ब है जो 2015 तक बर्स्ट होगा। ये उस समय की बात है, लगभग 13-14 साल पहले की बात थी। फिर 2014 में 12-13 में क्राइसिस अकुमुलेट होता गया, कंपाउंड होता गया, और उस क्राइसिस की में एक नई स्थिति निकली। उसमें एनडीए का या बीजेपी का एक अलग तरीके से राइज हुआ। उन्होंने टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया, अगर उसी लैंग्वेज में मैं बोलूं तो। उसके बहुत से कारण थे, क्योंकि जो यूथ में एक अनरेस्ट का भाव था, निराशा का भाव था, उसमें एक होप दी। और हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो उस समय लीड कर रहे थे, उनका जो ऑडियो विजुअल परसेप्शन और कंफर्मेशन बायस था उसमें एक बहुत बड़ी होप दे दी। और उन्होंने कहा कि मैं लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस दूंगा, और बहुत से और अलग अलग उन्होंने रणनीति अडॉप्ट की। उसमें फेथ भी आ जाता है, राष्ट्रवाद की बातें बहुत सी हैं, उसमें अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। और उसमें यूथ लंबे समय तक बैठा रहा कि हमें कुछ मिलेगा। अब जब आगे बढ़ा तो यूथ को लगा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है, और यूथ को अगर आप कन्विंस करेंगे तो यूथ कन्विंस भी हो जाएगा। दुनिया की कोई गवर्नमेंट नहीं है जो इतने पॉपुलेटेड देश में लिमिटेड रिसोर्सेज में एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सके। लेकिन एक ट्रस्ट और जो मेरे को कहना चाहिए क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आ गया। क्राइसिस वो नहीं है कि नौकरी नहीं मिली, क्राइसिस है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। क्योंकि इसको ट्रिगर किसने किया? दो घटनाओं ने ट्रिगर किया। एक तो हमारे चीफ जस्टिस ने जो कॉकरोच का बयान दिया, अब देना चाहे नहीं देना चाहिए वो एक अलग डिबेट होगी। और दूसरा नीट का जो एग्जाम है उसको जिस तरीके से, और उसमें थोड़ा जितना लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन हुआ है, अभी तो चल रहा है, लेकिन ये सामने आया कि पहले के नीट के पेपर भी आउट होते रहे हैं। तो जो ऑलरेडी नीट में पढ़ रहे हैं वहां पे पास हो गए, उनको भी ऐसा लग रहा है कि पहले भी होते रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और फिर टॉप लेवल का कोई भी सिस्टम को अपहोल्डर होती है, जुडिशरी तो सबसे बड़ी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करती है। अगर वहां से इस तरह का आया तो ये नेचुरली आउटब्रस्ट होता है। और ये आउटब्रस्ट बहुत लंबे समय से एक केमिस्ट्री में बेसिक लॉ है, एनीथिंग वोलेटाइल बोटल्ड अप टू लेट इज लायबल टू एक्सप्लोड। तो उनकी परेशानियां तो थी पहले, लेकिन इन दो इंसिडेंट ने ट्रिगर कर दिया है। तो ये तो, और तत्काल सपोर्ट पूरी दुनिया में इंडियंस रहते हैं विशेष रूप से, और यहाँ रहते हैं, जिस तरीके का सपोर्ट अनप्रेसिडेंटेड है मेरे ख्याल से दुनिया की हिस्ट्री में, जिस तरह का सपोर्ट गेन किया है। अब उन पे आरोप लगाओ वो देशद्रोही हैं या कोई डीप स्टेट बाहर का कुछ कर रहा है, वो एक अलग डिबेट अब चलती रहेगी, उसमें अपन नहीं जाएंगे। तो अब दूसरा हमारे आस पड़ोस में क्या हुआ? श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में फ्रस्ट्रेशन का एक कारण तो ये था कि उन्होंने कहा कि हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, जो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं लगाएंगे, तो किसानों की हालत खराब हो गई। क्योंकि एक तो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम तो श्रीलंका की जनरल थी, लेकिन किसानों की इनकम का भी असर पड़ा। दूसरा है कि जो वहाँ का रिजीम जिस तरह से चला रही थी एक फैमिली, और उसमें जैसे बाहर एसेट इकट्ठे कर रहे थे, और जिस तरह एक रिप्रेसिव तरीका उन्होंने अपनाया, तो आंदोलन कर रहे थे। और आंदोलन करने के बाद में आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर, पहले जो प्रेसिडेंट थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके घर उनके एरिया से लोग आए बसों में और बातचीत कर रहे थे। बातचीत करके बसें वहां से निकली और आंदोलनकर्ताओं पे अटैक कर दिया। ये काम सरकार का होता है, आंदोलन करने वालों पे अटैक करना। उससे पूरा आवाम था श्रीलंका का भड़क गया और अल्टीमेटली उनको भागना पड़ा। वो श्रीलंका का है। बांग्लादेश में देखिए, एक जो आपकी ग्रीवेंसेज हैं उनको आउटब्रस्ट हो जाए, अगर हम बच्चे को भी सिंपैथेटिक हियरिंग नहीं देंगे तो एक
आउटब्रस्ट होगा, वो भड़क जाएगा, फिर चिड़चिड़ा होगा, रिएक्ट करेगा, ये होता है। तो बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ, और जो अपोजिशन था उन पे ऐसा मान के चल रहे हैं कि अनडेमोक्रेटिक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की, और बहुत उन पे केस भी हुए, मोहम्मद यूनुस पे भी हुए, और जो हम अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी वहां से 17 साल वो इंग्लैंड में रहे। तो ये सब हुआ, तो उसकी वजह से यूथ आगे हो गए, लेकिन यूथ चला नहीं पाए। जब चुनाव हुआ तो उनकी यूथ की पार्टी बुरी तरह हार गई है, तो सत्ता तो बदल दी लेकिन चला नहीं पाई। ये बांग्लादेश का एक्सपीरियंस है। नेपाल का एक्सपीरियंस अलग है, क्योंकि पहले तो राज सत्ता को हटाया, मोनार्की को डेमोक्रेसी लाए। डेमोक्रेसी लाके ये कहा कि भाई ये तो जो माओवादी हैं ये तो समाजवाद लाएंगे, ये तो समानता की बात करेंगे, लेकिन वो भी सब करप्ट प्रैक्टिसेज में हो गए। तो यूथ में एक तरह का डिसएंचांटमेंट आ गया, निराशा आ गई। और इसलिए, और आज का यूथ है वो वेल इन्फॉर्म्ड है। आपके भी घर में राजेश जी, या अपने किसी भी जो व्यूअर्स हैं उनके घरों में बच्चे हैं, वो जानते हैं कि बच्चे कितने वेल इन्फॉर्म्ड हैं। पेरेंट्स के पास जितनी सूचना नहीं होती उससे कई गुना एक सुनामी आ रही है इंफॉर्मेशन की। तो वेल कनेक्टेड मामला है। तो ये पड़ोसी देशों में हो गया। भारत में ये 2 इंसिडेंट हुए, निराशा ऑलरेडी थी। लेकिन मैं जो पॉइंट आपसे समझना चाह रहा हूँ बड़ी देर से, मैं सोचा कि पहले आपकी बात पूरी होने दूं। फ्यूचर क्या है सर, फ्यूचर क्या है? क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ जो है अब हित जो है वो भी मैदान में आ चुका है। और तो फ्यूचर क्या है? क्योंकि हमारा जो युवा है वो खुश है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में खुश है, रील बनाओ पैसा कमाओ उसमें खुश है। तो क्या लगता है आपको, इस पार्टी का कोई फ्यूचर है ये, या वाकई में 2-4 दिन पीएम मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाओ और उसके बाद जो है अपने अपने घर में सो जाओ और रील बनाने में बिजी हो जाओ? देखिए राजेश जी, मैं इसी पे आ रहा था, लेकिन आपने कहा कि युवा रील बनाने में या और दूसरे कामों में खुश है, केवल इंटरनेट पे मोबाइल के चिपक के खुश है, ऐसा नहीं है। उनकी हार्डशिप्स हैं। लेकिन युवा इतना समझदार भी है कि आप अगर लॉजिकली कन्विंस करेंगे कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारी इतनी लिमिटेशंस है, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रखें, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, कन्विंस हो जाएगा। अगर उनका सिस्टम की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को अगर आपने रेस्टोर करके रखा, तो इसीलिए मैंने कहा था कि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और इसीलिए जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिसको मैं सबको मिला के रूलिंग क्लास कहता हूं, हमारे रूलिंग क्लास है उसका पूरी के अगेंस्ट में, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे शासक दल हो, क्रेडिबिलिटी और उनका पीछे पे ट्रस्ट खत्म हो गया यूथ का। क्योंकि यूथ कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना है, वो दुनिया को देखता है, उसमें इमेजिनेशन बहुत है, तो वो कोई मिराकुलस चीज एक्सपेक्ट करता है इंडिया में। और उसमें राष्ट्रवाद की भावना भी है। वो ये देखता है कि अमेरिका इतना एडवांस है, चाइना एडवांस नहीं है, हमारा देश एडवांस क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं एडवांस बने। उसमें इतना भी राष्ट्रवाद की भावना है। वो चाहते हैं कि मेरा देश पिछड़ा हुआ क्यों है। ऐसा नहीं है कि उनको हम देशद्रोही कहते इग्नोर करते हैं, लेकिन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी कैसे रेस्टोर की जाए। तो मैंने 2 इंसिडेंट बताए जिन्होंने ट्रिगर किया। अब फ्यूचर क्या है, वो सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी बनने में दशकों लगते हैं, लेकिन इस तरह का आउटब्रस्ट होता है, क्रेडिबिलिटी और जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है, तो एक तरह की एग्जैक्ट अनार्की तो नहीं, कुछ अनार्की की तरह की स्थिति बनती है। बांग्लादेश में यही हुआ था, क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने लीड किया था, सत्ता बदल दी उन्होंने, पॉलिटिकल पार्टीज पीछे थी। तो सत्ता बदल तो सकते हैं, सत्ता को चलाना बड़ा मुश्किल है। ये यूक्रेन में भी हुआ था, सत्ता बदली थी कि एक वो सीरियल में काम करने वाले बने जेलेंस्की और कहाँ देश को लैंड कर दिया। और नेपाल में भी मुझे नहीं लगता कि यूथ के पास सत्ता आ गई है, लेकिन वो सस्टेनेबल पॉलिटिकल सिचुएशन देंगे या कोई बहुत ही बड़ा विजन देंगे, वो उनके पास नहीं है, तो वो नहीं देंगे। बांग्लादेश में थोड़ा सा सेविंग ग्रेस ये रहा कि उनके क्योंकि बाय एंड लार्ज हम कहते हैं कि बंगाली इंटेलेक्चुअली ज्यादा साउंड होता है कल्चरली,
और इंटेलेक्चुअली। तो इसलिए बांग्लादेश ने समझदारी की और समझदारी करके उनको देखा कि यूथ ने रिएक्ट करके सत्ता तो बदल दी, लेकिन यूथ के लिए चलाना मुश्किल होगा, उसके लिए पॉलिटिकल स्किल्स चाहिए, विजन चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए। तो उन्होंने फिर उनको इग्नोर कर दिया। और श्रीलंका में भी यही हुआ कि यूथ को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन वहां की जो प्रोग्रेसिव विजन था और जो लीडर पहले से एक्सपीरियंस थे वही आए सत्ता में। तो ये सत्ता तो बदल सकते हैं, हो सकता है कि थोड़ा एनार्किक एटमॉस्फेयर भी हिंदुस्तान में हो जाए, हो सकता है कि कुछ अव्यवस्था भी फैल जाए, लेकिन लंबे समय तक ये पार्टी के रूप में इमर्ज नहीं हो सकते हैं। तो अब करेक्टिव मेजर्स हमारे जो सिस्टम के अप होल्डर्स हैं या हमारी जो रूलिंग क्लास है, अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी में दोनों के लिए कहता हूं, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी रेस्टोर करनी है। और क्रेडिबिलिटी स्टोर करने के लिए हमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ऑटोनॉमी बनानी पड़ेगी, उनको मजबूत करना पड़ेगा, पर्सनलाइज नहीं करना पड़ेगा। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम एकेडमिक्स में ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के सामने जब अंग्रेज गए तो दो बड़ी समस्याएं थी जिसको नेशनलाइज करना। नेशनलाइज का मतलब जब विभाजन हो गया तो एक टेरिटरी मिली हिंदुस्तान को कि ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान है या भारत है, जो आप कहना चाहो कह दो। उसमें एक राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना का था टेरिटोरियल एरिया में, उससे बाहर नहीं। तो उसमें ज्यादा सफल हम नहीं रहे। दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, उसमें हम सफल नहीं रहे। उसकी जगह एक बुराई आई सबसे बड़ी, एक नहीं दो बुराई आई। एक तो ये आई कि पैट्रिमोनियलिज्म हो गया सभी राजनीतिक दलों में, पहले के राजनीतिक दल भी और आज के जो सत्ताधारी हैं वो भी, कि मेरा आदमी अगर अपराध भी करके आ गया मेरे पास तो सब कुछ सही है, मैं उसको डिफेंड करूंगा। यूथ की कीन नजर है, वो अच्छी तरह से वॉच कर रहा है कि कौन बंदा अपराध करके पॉलिटिकल पार्टी में कहाँ गया है, उसको किस तरह से जो लीडर्स हैं, चाहे वो अपोजिशन को रूलिंग को, अपनी पार्टी के लोगों को डिफेंड करते हैं। इसको हम एकेडमिक्स में पैट्रिमोनियलिज्म कहते हैं। ठीक है। तो वो पैट्रिमोनियलिज्म की टेंडेंसी है, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी और ऑटोनॉमी और स्ट्रेंथ सब बनाने पड़ेंगे। और एक अन्य पॉइंट है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इनहेरेंट है। तो अलग अलग तरीके की जो पहचान है, पहचान के लिए संघर्ष है, उनमें हमें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, उसमें सामंजस्य बनाना पड़ेगा। मैं एग्री करता हूँ आपकी बातों से सर। ये दो समस्या ये है कि व्यूअर्स इतना लंबा देखते नहीं है। हमने 16 मिनट डिस्कशन कर ली और व्यूअर्स इतना लंबा देखते नहीं है, तो आपकी और मेरी मेहनत जया हो जाए। इसलिए अभी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर में नहीं मानता। ठीक है सर, चलिए हम शॉर्ट रखेंगे क्योंकि शॉर्ट ही आजकल युवा के पास वक्त नहीं है। मैंने कहा ना कि रील देखने में वो बिजी हैं, तो वो स्क्रॉल करना ज्यादा पसंद करते हैं, लंबी और तार्किक चर्चाएं उनको पसंद नहीं आती हैं।